नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विषय बेहद गंभीर। झारखंड में पहले चरण के 43 सीटों पर मतदान पड़ चुके हैं और सब लोग अपनी अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन आज हम राजनीतिक विषय से ज्यादा चुनाव की पवित्रता, चुनाव की शुद्धता, चुनाव प्रक्रिया पर उठते रहे सवाल और वर्तमान जो चुनाव हुए हैं उसमें जो बातें दिख रही हैं वो लेकर मैं मौजूद हुआ हूं। झारखंड में कहां गए वो 10% से ज्यादा वोट, 10% प्लस वोट कहां गए, ये सवाल लेकर खड़ा हुआ हूं। कौन 10% वोट, ये अभी बहुत जल्द हम बताएंगे। कौन 10% प्लस वोट, ये हम बहुत जल्द बताएंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि बीते समय में जो चुनाव को लेकर के चुनाव प्रक्रिया में सवाल उठे हैं उनमें प्रमुख सवालों में ये सवाल रहा है कि हम जो वोट देते हैं वो वास्तव में जिसको देते हैं उसके लिए जाता है या नहीं, उसके लिए गिना जाता है या नहीं, और कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। एक बार काले शीशे का सवाल आया कि ईवीएम में काला शीशा क्यों डाल दिया जाता है और उसमें जिस तरह की बेईमानियां संभव हो सकती हैं उस बारे में विद्वानों ने बताया। अब चुनाव आयोग ने उस काले शीशे का प्रयोग बंद कर दिया है। लेकिन जब आशंका थी तब वो आशंका का निवारण हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल बंद कर दिया है। फिर ये हुआ कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और वोटिंग के आंकड़े पहले 2 घंटे के हमें मालूम है, उसके बाद के 2 घंटे के मालूम है, आखिरी 2 घंटे के वोटिंग परसेंटेज को जानने के लिए हमें लंबा इंतजार क्यों करना पड़ता है, ये प्रश्न उठे। जब बीते लोकसभा चुनाव में 11 दिन के बाद जब पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो गई तो तीसरे चरण के आसपास 11 दिन के बाद जब आंकड़े आए थे तो सवाल उठे थे कि ये आंकड़े आने में 11 दिन क्यों लग गए। फिर ये बातें, प्रश्न जो है रहस्यमय बना हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के बाद वोट प्रतिशत बढ़ जाता है, ये प्रश्न अब तक बना हुआ था। लेकिन झारखंड के चुनाव में ये प्रश्न नहीं, कोई और दूसरा प्रश्न पैदा हो गया है। और ये दूसरा, तीसरा या पहले लगातार बदलते रहे संशय के जो कारण रहे हैं वो कारण ये बताते हैं कि पूरे चुनाव की जो पवित्रता है, जो निष्पक्षता है, उसको खत्म करने के लिए कोई ताकत है जो लगी हुई है और उस ताकत में उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारी जो व्यवस्था है या तो असफल है या वो स्वयं उसमें शामिल है। ये सवाल उठ रहे हैं। अब इस पृष्ठभूमि के आलोक में हम आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, अब थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। स्क्रीनशॉट ये है, फिर हम लाएंगे इस स्क्रीनशॉट को, लेकिन इस स्क्रीनशॉट को इस रूप में देखिए कि पहला जो है फेज 1 का वोटर टर्नआउट 9 बजे तक का, सबसे पहले द इकोनॉमिक टाइम्स में आप देख रहे हैं 13.013% आया था पहले 2 घंटे में। यानी आप मान लीजिए लगभग 6.5% पर आवर के हिसाब से ये गति रही थी सुबह के समय में। फिर 11 बजे, इसमें आप बिजनेस टुडे का देख लीजिए, है कि बिजनेस टुडे ने बताया कि 11 बजे तक टर्न आउट जो है 29.31% हुए झारखंड में। पहले चरण का चुनाव 2 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे के बाद, तो 29.31, 4 घंटा है तो 4 सत्ते 28, 7 से ज्यादा परसेंटेज के वोट पड़े। उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि 46.25% पोल हुए 1 बजे तक। 46.25%। ये तो मैंने नमूने के तौर पर जो मुझे मिला मैं दिखा रहा हूं कि अखबारों के कथन के हिसाब से, ताकि आपको विश्वास हो कि उस समय हाँ वास्तव में इतना ही मतदान था।
तो ये 1 बजे तक 46.25% मतदान हुए। एवरेज देखा जाए तो 1 बजे तक 7 से 1 बजे यानी 6 घंटे होते हैं और 6 घंटे में 46.25% मतदान यानी 7 से ज्यादा परसेंट का मतदान ये आप देख पा रहे मोटे तौर पर। फिर आप 5 बजे तक जो मतदान हुआ वो आरंभिक रूप में हमें 64% बताया गया और अब जो अपडेटेड फॉर्म में अब तक दिख रहा है वो है 66.51% वोटिंग। यानी आप आखिरी वाला अपडेट ही ले लीजिए तो आखिरी 2 घंटे में जो पूरा 66.51% ओवरऑल है, तो पूरा 10 घंटे का मतदान होने के बाद कितना हुआ एवरेज? 66.65% वोटिंग पर आवर का एवरेज गया। अब यहां से यह प्रश्न उठता है कि जब हम 3 बजे चुनाव में को देख रहे थे तो 3 बजे तक 59% मतदान हो चुका था। ये इसमें 3 बजे का आंकड़ा मिसिंग है, 1 बजे के बाद सीधे 5 बजे है, 3 बजे का आंकड़ा मिसिंग है, मैं फिर थोड़ी देर में दिखला दूंगा। लेकिन 3 बजे तक 59% मतदान हो चुके थे और 59% मतदान का मतलब उसका मतलब है कि कम से कम 8 घंटे में 59 से कुछ ज्यादा 8 7 56 यानी 7% से ज्यादा मतदान हो चुके थे। तो 59 तब हमें लग रहा था, हम दर्शकों से बात भी कर रहे थे कि जब 3 बजे तक 59% से ज्यादा मतदान है तो अभी 2 घंटे बाकी हैं और 3 बजे तक जो एवरेज है वो 7.4% के आसपास बना हुआ है। तो इसका मतलब है अगर इस रफ्तार से अगले 2 घंटे में मतदान होता है तो 1 घंटे में 7.4 और 1 घंटे में 7.4 यानी 14.8% वोट तो इस रफ्तार से बढ़ने चाहिए। तो इसका मतलब है 59 जो समथिंग था तो कम से कम 73-74% वोटिंग होगी, ऐसा अंदाजा लग रहा था। लेकिन हुआ क्या? और हम ये भी कह रहे थे अगर अंतिम समय में जो मतगणना मतदान में लोग लगे रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो उस हिसाब से अगर वोट देर तक वोटिंग चली और तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मगर हकीकत में क्या हुआ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हकीकत में क्या हुआ। हकीकत में जो हुआ वो चौंकाने वाला है, वो सवाल पैदा कर रहा है कि ये आखिरी 2 घंटे में सिर्फ 6.5% वोट, सिर्फ 6.5% वोट, इसका मतलब है कि 3.25% वोट पर आवर आखिरी 2 घंटे में आया। 3.25% वोट पर आवर आखिरी 2 घंटे में आया। अब ये चौंकाने वाली बात है। दिन भर जब मतदान 7% से ज्यादा पर आवर चल रहा था तो आखिरी 2 घंटे में 3.25% का वोटिंग परसेंटेज कैसे हो सकता है? यानी 6.5% हुआ और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 15 या उससे ज्यादा 16-17। तो इसका मतलब है कि ये जो 10% से ज्यादा वोट नहीं दिख रहे हैं, होने चाहिए थे, कहां चले गए? क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्यों नहीं अपडेट सामने आए? कैसे हो सकता है कि आखिरी 2 घंटे में ये वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 3.25%, 3.5% का हो? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। थोड़ा और समझते हैं इसको, थोड़ा और समझते हैं। आपको दिखाते हैं, इस स्लाइड को देखिए, मैं थोड़ा फुल फ्रेम लाता हूं कि पहले 2 घंटे में 13.03% मतदान हुआ। तो वोटिंग की रफ्तार को देखें तो 6.51% पर आवर ये स्पीड पहले 2 घंटे में सुबह 7 से 9 बजे के बीच ये होता है। और ये इकोनॉमिक टाइम्स का फिगर है 13.03% ऑब्जर्व टिल 9 AM, 9 बजे तक है। तो रफ्तार कितनी है याद रखते चलिएगा, 6.51% की यह रफ्तार है। इसके बाद सुबह 11 बजे तक जो वोटिंग हुई 29.31%,
यानी रफ्तार 7.32% पर आवर हो गई ये 11 बजे तक। तो इससे पहले हमने क्या देखी थी रफ्तार 6.5% की। इसके बाद 9 से 11 कितनी रही, 7.32% की, यानी रफ्तार बढ़ रही है। उसके बाद आप देखिए 1 बजे तक, 1 बजे तक ये 46.25% मतदान हुआ और रफ्तार कहां पहुंच गई, 7.70 पर आवर, प्रति घंटा वोटिंग ये हो रही थी। ये आपको 11 बजे तक की रफ्तार थी, क्षमा कीजिए 1 बजे तक, 1 बजे, 7 से 1 यानी 6 घंटे में। आप 7 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 6 घंटे से 6 से डिवाइड कीजिए, 46.25, यही 7.70 आएगा। ये रफ्तार आपकी लगातार रही। इसके बाद आप 3 बजे का आंकड़ा देखिए। 3 बजे यही आंकड़ा मैं बताना चाह रहा था कि 59.28% वोटिंग 3 बजे तक हो गई थी। ये बहुत बम्पर वोटिंग का संकेत था कि किसी प्रदेश में अगर 59.2% वोटिंग 2 घंटा पहले हो जाती है मतदान के, तो इसका मतलब है कि वो 75% के आसपास रहना चाहिए था। वोटिंग की रफ्तार अब भी 7.41 पर बनी हुई है 3 बजे तक, और अचानक 3 से 5 बजे के बीच क्या हो जाता है सो देखिए। 5 बजे तक सिर्फ 64.86% मतदान होता है और वोटिंग की रफ्तार 6.48 आप ओवरऑल कह सकते हैं आया। यानी जो रफ्तार वोटिंग की यहां 7.41 की दिन भर की थी ऑन एन एवरेज, वो 5 बजे आके 6.48 पर आ गई। इतना डिक्लाइन जो हुआ, यानी 7.41 से गिर करके 6.48 तक के बीच, यानी 1% का डिक्लाइन हो गया सिर्फ 2 घंटे में। ये चौंकाने वाला वोटर टर्नआउट हमें सामने आया और इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि ये क्यों आया, कैसे आया, कौन इसका जवाब देगा। क्योंकि ये उस पैटर्न के हिसाब से नहीं है जो चुनाव हम लगातार देखते आए हैं। कहीं भी आखिरी 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ता है और ऑन एन एवरेज जो परसेंटेज होता है उसके आसपास होता है, उससे नीचे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन ये तो जो एवरेज था वो 2 घंटे में भी वो एवरेज अपने आप में पूरा नहीं हुआ। यानी अगर 7.41 का परसेंटेज एवरेज था वोटिंग का 3 बजे तक, तो जो अंतिम 2 घंटा है उस दोनों जोड़ करके भी 7.41% नहीं हुआ, 6.5% हुआ, गिर गया। 1 घंटे में होना चाहिए था 7.41 और 2 घंटे में तो उसको 14.82% होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 14.82% के बजाय ये गिर करके वोटिंग परसेंटेज मात्र 6.5% का दिखा। ये चौंकाने वाली बात है। ये वोट कहां गए, प्रश्न उठ रहे हैं कि ये वोट कहां गए। क्या अब तक वोट प्रतिशत को बढ़ा देने पर जो संशय उत्पन्न हो रहा था कि ये वोट प्रतिशत इतने बढ़ कैसे रहे हैं अचानक, वोट होने के बाद, वोट खत्म होने के बाद, ईवीएम सील होने के बाद, स्ट्रांग रूम में ईवीएम चले जाने के बाद भी लगातार वोट बढ़ रहे हैं, वोट बढ़ रहे हैं, वोट बढ़ रहे हैं। इस पर सवाल उठा रहे थे हम, लेकिन अब सवाल उल्टा हो गया है। झारखंड की प्रवृत्ति बम्पर वोटिंग की थी, बम्पर वोटिंग की, और बम्पर वोटिंग हो रही थी। आप पूरे प्रदेश में आंकड़े देखेंगे, मेरे पास तो मैंने डायरी में लिख रखी है कि तौर पर हर केवल 2 कंस्टिट्यूएंसी हमने देखी जहां पर की वोटिंग परसेंटेज कम आया। एक पलामू का पांकी है जहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले 1.06% वोट कम हुआ, वहां 66.64% पांकी में 2019 में वोटिंग हुई थी, टर्नआउट हुआ था, और इस बार जो टर्नआउट है 65.58% हुआ, यानी 1.06% टर्नआउट गिर गया। लेकिन
एक और उदाहरण कोडरमा का है। कोडरमा में भी वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ। पिछले चुनाव में 65.93% था और इस चुनाव में वो 63.05% वोटिंग हुआ, यानी लगभग 2.88% का वोटिंग जो है नीचे चला गया, गिर गया। लेकिन इन दो को छोड़कर बाकी 41 कंस्टिट्यूएंसी में जहां 13 तारीख को वोट डाले गए, 13 नवंबर को वोट डाले गए, किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में भी वोटिंग परसेंटेज डाउन नहीं हुआ है 2019 के मुकाबले। मैं पूरे आंकड़े को नोट करके आपके सामने बैठा हूं और सबसे ज्यादा जिन क्षेत्रों में वोट परसेंटेज दिखे हैं, अगर उसको हम देखें तो कुछ एक जो ज्यादा वाले हैं हम बताएं, जहां पर कि ज्यादा का मतलब पिछले बार के मुकाबले इस बार जहां वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा बढ़ा वैसे कुछ सीटों पर, तो ये पूर्वी सिंहभूम की जुगसलाई सीट है, जहां पर कि पिछले चुनाव में 57.74% वोट हुए थे, इस बार 69.12% वोट पड़े, यानी 11.38% वोट बढ़ गए। घाटशिला में यहाँ चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन खड़े हैं, वहां पर पिछले 2019 में 70.03% वोट पड़े थे और इस बार 75.85 यानी 5.82% वोटों की बढ़ोतरी हुई। और बहरागोड़ा का बहुत उल्लेख होता है कि वहां 78.20% वोट पड़े, लेकिन पिछले चुनाव में भी 2019 में भी यहाँ 75.98% वोट पड़े थे। तो बढ़ोतरी का अगर देखें तो यहाँ 2.2% वोट की ही बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा कुछ एक सीटें हैं जहां, जैसे मांडर आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है, यहां 10.46% वोट 2019 के मुकाबले ज्यादा पड़े, 61.70 से बढ़कर 72.16% तक ये वोट बढ़े हैं। इसके अलावा हम देखें सिमडेगा में 7.1% वोट पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले ज्यादा पड़े, 61.67 वोट परसेंटेज पड़े थे 2019 में और इस बार 68.85% वोट पड़े हैं, यानी 7.1% की बढ़ोतरी हुई है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो कुछ आंकड़े मैं दिखा रहा हूं सब जगह आपको जो आदिवासी बेल्ट है वहां पर, जैसे खूंटी में 7.05% वोट बढ़ गया 2019 के मुकाबले, 64.37% था, इस बार 67.07 है। आप जो कोई भी आदिवासी इलाके हैं वहां पर बम्पर वोटिंग पड़ रही थी। तो ये बम्पर वोटिंग का ट्रेंड 3 बजे तक तो खूब अच्छा था, 3 से 5 में ऐसा क्या हो गया, ये बात तो समझ में ही नहीं आ रही। इसको तो 75% से ज्यादा जाना चाहिए था, लेकिन ये 66% पर 66.51 पर कैसे रुक गया। ये 10% से अधिक का जो प्लस वोट है वो वोट कहां चला गया, ये बड़ा सवाल उठ करके सामने आ रहा है कि अंतिम 2 घंटे के वोट भी उतने ही होने चाहिए थे जो बाकी घंटे में रहे, उससे ज्यादा होने चाहिए थे, कम तो होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन कम हुए हैं। और इसी सवाल को हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। कुछ और स्क्रीन पर हम आपके रखते हैं सवाल कि अंतिम 2 घंटे में सिर्फ 7.23% मतदान, ये अपडेटेड आंकड़ा लेकर के हम बता रहे हैं। 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो तो 6.5% का था, लेकिन अब चूंकि ओवरऑल 66.5% मतदान हो चुका है, तो हम देखते हैं 7.23% अंतिम 2 घंटे में बढ़े, यानी 1 घंटे में आप देखें, आखिरी 2 घंटे में 1 घंटे का तो 2 तिया 6, 2 6 12, 3.6% वोट पड़ रहे हैं अंतिम 2 आवर्स के पर आवर जो उसका रेट जाता है वो। तो ये जो 3.6% का पर आवर रेट आया, ओवरऑल दिन भर का जो रेट है अगर वो लास्ट भी मिला ले 66%, तो भी वो 6.6 को मैच नहीं कर रहा है, उससे कम है। अगर 3 बजे से पहले का आंकड़ा मिला ले तो 7.4% को मैच नहीं कर रहा है, 3.6 है उसके बजाय 1 घंटे में वोटिंग परसेंटेज। ये बहुत ही सवालों को आमंत्रित कर रहा है और प्रश्न खड़ा कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या
इंटेंशनली ऐसा किया जा रहा है? क्या कोई चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है? ये क्या है, इसका जवाब लेकर के आना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी इस सवाल को मौजूद बढ़िया से उठाना चाहिए। मैं ये वीडियो ही इसलिए बना रहा हूं, मेहनत करके सारे आंकड़े जुटा करके, ताकि ये वीडियो भी एक सबूत के तौर पर सामने आए। अंतिम 2 घंटे में मतदान की रफ्तार महज 3.61% क्यों रही? ये मैं जो अभी पूछ रहा था उसी को सवाल के रूप में हमने लिखा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि अंतिम 2 घंटे में पर आवर जो वोटिंग परसेंटेज की रफ्तार है 3.61% है, और 2 घंटे में जो मतदान हुआ था वो हमने आपको बताया कि 7.23% हुआ, और 1 घंटे का जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो 3.6% होगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, अगर 3 बजे का औसत मतदान 7.41% से भी आखिरी 2 घंटे मतदान होता, उसी एवरेज से अगर होता, तो 14.82% वोटिंग और क्या नहीं होती, क्या नहीं होनी चाहिए थी? ये क्यों नहीं हुई? बड़ा सवाल। आखिरी 2 घंटे में वोटिंग जो हुई वो कैसे हुई? देखिए, अपडेटेड आंकड़ा 65.61% का है, फाइनल आंकड़ा और टर्नआउट का, और 3 बजे का आंकड़ा था 59.28%। इसका डिफरेंस जो है 6.33% होता है। यही एक्चुअल में आखिरी 2 घंटे में वोटिंग हुई, ऐसा हम मान सकते हैं। तो कहां गए वो वोट? होना चाहिए था 14.82%, क्योंकि यही है 7.41 का एवरेज 3 बजे तक था, और अंतिम 2 घंटे में 14.82 होना चाहिए था, लेकिन ये हुए 6.33%, यानी 8.49% वोट कहां गए? अगर इसको हम अपडेटेड आंकड़ा से जोड़ेंगे तो आखिरी 2 घंटे में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी और ज्यादा होती, और तब हम अगर उससे कंपेयर करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि 10% से ज्यादा वोट कहां चले गए? ये बड़ा सवाल उठ करके सामने आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि 9 AM और 11 AM के बीच 16.28% वोटिंग बढ़ी थी, इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ था। और क्योंकि 29.1% और 13.03% का डिफरेंस, ये 16.2 आता है 9 AM और 11 AM के बीच। देखिए, 7 से 9 और 9 से 11, तो 7 से 9 वोटिंग हुआ 13.03% और 9 से 11 हुआ 29.31%, यानी 16.28% वोटिंग बढ़ी थी 9 बजे से 11 बजे के बीच। 11 से 1 के बीच 16.94% वोटिंग बढ़ी, उसका नीचे आंकड़ा दिया हुआ है 46.25% 1 बजे और 29.31% 11 बजे, अंतर निकला 16.94 का। यानी आप तुलना करेंगे कि पहले से यह रफ्तार 16.28 से बढ़ गई, 16.94% वोट बढ़ा। इसके बाद आप 1 से 3 के बीच कंपेयर करते हैं तो 10% और वोट बढ़ता है। इसके अलावा आप 3 से 5 के बीच कंपेयर करते हैं तो ये 5.58% ही वोट बढ़ता है, और ये अपडेटेड आंकड़ा से नहीं है, थोड़ा सा कम। आप अपडेटेड आंकड़ा चूंकि 66.51 है तो उस हिसाब से ये बढ़ करके थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, और उसको आप जोड़ लीजिए तो 7.23 तक चला जाएगा। लेकिन ये पूरा सवाल, ये हमने पूरी बात आपको बता दी है, समझा दी है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। आंकड़े ये साफ तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि झारखंड के 43 विधानसभा सीटों में 2 सीटों को छोड़कर 41 सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़े हुए हैं। आदिवासी बहुल जो एसटी सीटें हैं उसमें ये वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ा है, लेकिन 3 बजे तक ही ये प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी दिखती है। 3 से 5 बजे के बीच ये टेंडेंसी कहां लुप्त हो गई, कहां खो गई, क्यों खो गई? ये बड़ा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा हुआ है, और इस सवाल को उठाने का जो है राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले वोट परसेंटेज बढ़ा करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा था, अब वोट परसेंटेज को गिरा करके प्रभावित करने का प्रयास
हो रहा है, क्योंकि आंकड़े छुपाए जा सकते हैं। उस छुपाए हुए आंकड़े के हिसाब से ईवीएम बदले जा सकते हैं, क्योंकि जब आंकड़े बढ़े हुए आंकड़ों के हिसाब से भी ईवीएम बदले जा सकते हैं, तो घटे हुए आंकड़े के हिसाब से भी ईवीएम बदले जा सकते हैं और उसमें मन मुताबिक फीडिंग हो सकती है। तो जाहिर बात है कि अब 17C बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मैच करना वोटों को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कुछ अगर मान लीजिए, काल्पनिक बातें हैं ये, चूंकि सवाल उठ रहे हैं तो मैं मान लीजिए कह करके बोल रहा हूं कि अगर कुछ ईवीएम ऐसे हटा लिए जाएं जिसमें जेएमएम को या इंडिया गठबंधन को ज्यादा वोट मिल रहा है और उस जगह कोई दूसरा रिप्लेसमेंट हो जाए, तो निश्चित रूप से जो है वोट परसेंटेज जो है उसमें फर्क पड़ेगा। अगर ईवीएम उसमें कम वोट, जैसे मान लीजिए किसी में 1000 वोट पड़े हों, उसमें 600 वोट वाला ईवीएम डाल दिया जाए, तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज जो 10% का गिर रहा है उसको मैनेज किया जा सकता है। इसका तो पूरा गणित हो सकता है, माने संभव कुछ भी है। ईवीएम को बदल करके बढ़े हुए वोट प्रतिशत को भी मैच किया जा सकता है अधिक वोट डाल करके, और ईवीएम को बदल करके घटे हुए वोट प्रतिशत को भी मैच किया जा सकता है वोट्स निकाल करके, कम वोट वाले ईवीएम ट्रांसफर करके। ये संभव है, लेकिन ये संभव तब तक नहीं है जब तक अथॉरिटी मिली हुई ना हो। जब निर्वाचन आयोग अगर निष्पक्ष है, निस्संदेह उस पर कोई शक नहीं है, तब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव में जिस तरीके से डीएम के सहारे, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के सहारे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है एक तरफा, वैसे में आंकड़े सवाल करते हैं। आंकड़े सवाल करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है कि आखिरी 2 घंटे में जो मतदान है वो इतना गिर जाएगा। जब 3 बजे तक जब 59% से ज्यादा वोट होगी, तो आखिरी 2 घंटे में तो हम उम्मीद करेंगे कि और 15% वोट हो, क्योंकि इसी रेट से पहले वोट हुए हैं, और 15% वोट होगा तो 74 से 75% वोटिंग होनी चाहिए थी। ये नहीं हुई तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 75 नहीं होता, 71 होता, 72 होता, लेकिन ये 66.5 कैसे हो सकता है? यानी ये वोट जो है कहीं तो गए हैं, सोख लिए गए हैं, गंगा नदी में बहा दिए गए हैं, कि झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी में बहा दिए गए हैं, कि झारखंड की बाकी नदियों में ये बोकारो के पास की जो नदियां हैं वहां बहा दी गई। कहां पर बहा दी गई है, कहां बह गई हैं, ये भी समझना है। कि सोन नदी में बहा दी गई है, ये वोट गए तो कहां गए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस सवाल को हमने कल भी हल्के तरीके से उठाया था चर्चा में, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको एक आंकड़ों के साथ में एक शो लेकर के हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा कि ये जो आंकड़ा है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और दर्शकों को ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम बताना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को भी बताना चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बताना चाहते हैं, कांग्रेस को भी बताना चाहते हैं, आरजेडी को भी बताना चाहते हैं, और हम तो बीजेपी को भी बताना चाहते हैं कि देख लो, अगर ये क्वेश्चन का निस्तारण नहीं होता है, संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, तो आने वाले समय में ऐसे ही हथकंडे अपनाए जाते रहेंगे। और ऐसे हथकंडे जब अपनाए जाते रहेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कहीं बचेगा नहीं। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका निश्चित रूप से ये होना चाहिए। सफदर जी कह रहे हैं नमस्कार प्रेम जी, नमस्कार त्यागी जी। सफदर जी लिख रहे हैं कि मैं जमशेदपुर से हैं। बहुत अच्छी बात सफदर जी, मैं भी जमशेदपुर से हूँ, 10 नंबर बस्ती में का रहने वाला हूँ। और सफदर जी बैलेट पेपर से होना चाहिए ऐसा वो कह रहे हैं। और सालखन हेमरम जी कह रहे हैं ओनली हेमंत सोरेन, बहुत वेलकम है आपका। बीजेपी बिना खेला किए कोई चुनाव नहीं जीत सकती, अर्जुन कुमार लिख रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी गेम तैयार कर है, मौका देखकर छक्का मारेगा। झारखंड की जनता बॉल पकड़ने के लिए तैयार रहे, नहीं तो बॉल चुनाव ग्राउंड से बाहर बीजेपी की झोली में चला जाएगा, जलेश्वर बेड़िया लिख रहे हैं। और फ्रीडम का कहना है व्हाट अबाउट 17C फॉर्म, 17C फॉर्म ही इस बात का
की जो पुष्टि करेगा, लेकिन 17C फॉर्म से मैच कराने के लिए वहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी, डीएम से लड़ना होगा, अफसर से लड़ना होगा, तब कहीं जाकर, वरना वो तो मैच कराने के लिए भी तैयार नहीं हो सकते हैं। ये भी आपको देखना होगा। क्लियरली बोलो, ऐसा कह रहे हैं विजन एकेडमी गढ़वा। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, ये थोड़ा स्पष्ट लिखिए। चुनाव आयोग की गड़बड़ नीयत से बचने के लिए कपिल सिब्बल वकील के सुझाव को ध्यान रखना होगा, जलेश्वर बेडिया लिखते हैं। क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, विजन एकेडमी गढ़वा ऐसा कर रहे हैं। ये रोने हंसने का सवाल नहीं है, अगर रोना है तो आप भी साथ में बैठकर रो सकते हैं, अगर इसको आप रोना मानते हैं, क्योंकि अंतिम 2% 2 घंटे में मतदान जो है वह 6.5% और 7% हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर घंटे 7.41% का एवरेज चल रहा था, और आखिरी 2 घंटे में वोटिंग ऐसा अचानक कहां से डाउन हो गई कि वोटिंग तो पड़ी ही है जो टेंडेंसी है, लेकिन वोट गए कहां, ये सवाल पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम रो रहे हैं या हंस रहे हैं। और राठौर जी नमस्कार कर रहे हैं आपको भी। पत्रकार जी, आपके पिताजी हार रहे हैं, क्यों क्यों बिल्ली बिल्ली रो रहे हैं। और पिताजी नहीं हार रहे, पिताजी से बड़ा देश है, पिताजी से भी बड़ा देश है, इस बात को समझिए। अगर इस बात को नहीं समझते हैं, लोकतंत्र सबसे बड़ा है। पिताजी और माताजी बोल करके आप व्यक्तिगत रूप से गाली देने का प्रयास मत कीजिए। आप अगर तथ्यों को काट सकते हैं तो तथ्य को आप काटिए, बेवजह की फालतू की बात याद ना करें। और त्यागी जी कहाँ सवाल पूछ रहे हैं, किशुन कुमार किसको जी लिख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला वोटर ज्यादा रुचि ले रही है, इसलिए जेएमएम को अधिक वोट पड़ा है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैया योजना और कल्पना सोरेन का जादू निश्चित रूप से महिलाओं को बूथ तक खींच लाया है। एक बीजेपी फर्जी आईटी सेल आ गया है, उसके फॉर्मेट को देखना, पता चल जाएगा भाई लोग। ये जलेश्वर बेडिया जी लिख रहे हैं, व्हाट अबाउट 17C फॉर्म। निश्चित रूप से इसका जवाब मैंने दिया है। और एब्सोल्युटली राइट लिख रहे हैं, चुनाव आयोग भी बिका हुआ है, लिख रहे हैं सुषमा सोरेन जी। और सर झारखंड में क्रोनी कैपिटलिस्ट का 17 लाख करोड़ दांव पर लगा है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम खड़े हैं लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए। राकेश बडेरा जी को भी मेरा नमस्कार है। और बीजेपी वाला ये सब के लिए माहिर है, इन सब में माहिर ऐसा लिखना चाहते हैं, बीजेपी वाले ये सब में माहिर है, लिख रहे हैं मोहसिन अंसारी जी। दोनों जगह साम दाम दंड भेद से जीतेगी बीजेपी पार्टी ही, राकेश बडेरा जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। जेएमएम वाला रोना शुरू कर दिया, ऐसा दीपक कुमार लिख रहे हैं। राकेश जी भी, राठौर जी भी राकेश जी को कुछ संवाद करेंगे, परस्पर संवाद चल रहा है, लेकिन मैं संवाद से थोड़ा आगे कुछ सवाल पर आना चाहता हूं कि अगर आप कुछ सवाल कर रहे हैं सर, इन ट्रोलर पर मत ध्यान दीजिए, इनके क्यों, चलिए कोई बात नहीं है, उस बहाने हम विषय पर ही बात करते हैं। विजय त्रिपाठी जी नमस्कार अनिल शर्मा जी को कर रहे हैं। रागा इज ओनली पर्सन हु कैन सेव एंड बिल्ड आवर पीपल ऑफ कंट्री, विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं। अनिल भाई को नमस्कार कर रहे हैं। और राठौर जी, न तो प्रेम जी सोते हैं न सोने देते हैं, राकेश बडेरा जी कह रहे हैं। राकेश जी, इसमें भी हमारी तारीफ छिपी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हम जो बात उठाना चाह रहे हैं वो गंभीर है, गंभीर प्रवृत्ति की है, और आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आपकी नींद गायब होगी ही इन सवालों को जानकर, इन बातों को जानकर, क्योंकि हमारा लोकतंत्र जब चला जाएगा तो हम एक बार फिर से गुलामी के जंजीरों में बंध जाएंगे। ये अलग बात है कि तब गोरी चमड़ी वाले थे, आज काली चमड़ी वाले होंगे, लेकिन गुलाम बनाने की वही प्रवृत्ति, वही तरीका, वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला फॉर्मूला, वही आज भी उद्योगपति क्रोनिक कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देना। आज राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा है कि आज सरकार को खरीद लिया जा रहा है, सरकार ही खरीद लो, कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, सरकार आप खरीद लेते हैं और 1 लाख करोड़ का फायदा गौतम अडानी को महाराष्ट्र की सरकार दे देती है, पूरी धारावी की जमीन उठाकर दे देती है। इससे आसान कारोबार करने का क्या तरीका है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी सरकार ही खरीदती थी, राजाओं को अपने मातहत बना लेती थी और उसके बाद उस राज्य के फैसले में उसका हस्तक्षेप चलता था। आज एक बार फिर से
वो प्रांतीय सरकारों के हिसाब से, आज भी प्रांतीय सरकार है, लोकतांत्रिक ढांचे में है, उसको भी खरीद करके, उस पर हस्तक्षेप करके आज मनमानी की जा रही है। आपने तो खुलासा सुना ही होगा अजित पवार का, जिसने कि कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार को बनाने के लिए या गिराने के लिए, जो भी समझिए, महाराष्ट्र में सरकार के लिए जो बैठक हुई थी, राजनीतिक बैठक, उसमें गौतम अडानी भी मौजूद था, एक उद्योगपति, राजनीतिक निर्णय वाले फैसले में, जिसमें एक सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी उसका फैसला हो रहा हो, तो वहां अगर उद्योगपति बैठा है तो समझिए कि वक्त कितना बुरा आ चुका है। राहुल गांधी बहुत सही बात कह रहे हैं। आज वो लोग अब अफसर को खरीदते ये तो पुरानी टेंडेंसी हो गई कि अफसर को खरीदिए और टेंडर हासिल कीजिए। अब पूरी सरकार को ही खरीद लेते हैं ताकि सरकार से मनमानी नीतियां बना लीजिए, और नीतियां ही आम लोगों के खिलाफ होगा और अडानी और क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ होगा। तो आप क्या कर लेंगे? 3 कृषि कानून उसी का उदाहरण था। तब बात समझ में नहीं आ रही थी, तब कोई विश्वास भी नहीं करता कि सरकार, किसी उद्योगपति ने केंद्र सरकार को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मैं खरीदने वाला शब्द को थोड़ा दबा रहा हूं, छिपा रहा हूं, बोलने की भी एक मर्यादा होती है, नैतिकता होती है। मुट्ठी में कर लिया था, इस बात को तब लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज महाराष्ट्र के संदर्भ में सबको साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार को एक उद्योगपति ने कैसे अपनी मुट्ठी में कर लिया, कैसे धारावी की जमीन अपने नाम करा ली, अपने लिए आवंटित करा लिया, और कैसे वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दिए। ये अब साफ साफ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के बैठ करके आने का, शपथ लेने भी आए थे अडानी जी के ही के साथ, एक साथ हवाई जहाज में, वो सारी बातें अब बोलने लगी हैं, कहानी खोलने लगी है, रहस्य खुलने लगा है, सच्चाई सामने आने लगी है। ये बात अब जनता के सामने स्पष्ट हो गई है और खुल करके सामने आ रही है। अब जेएमएम, आप जान रहे हैं, झारखंड को किसी तरीके से कब्जे में लेने की एक कोशिश चल रही है कि झारखंड अगर उनके पास आ गया तो वहां का जल, वहां का जंगल और वहां की जमीन उनके मुट्ठी में आ जाएगी। मणिपुर में भी जो हिंसा का तमाशा चल रहा है, निंदात्मक, घृणास्पद जो तमाशा चल रहा है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, वो सभी जमीन की लड़ाई है, जिसमें क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है अपना खेल खेल रहे हैं और 2 पक्षों को लड़ा रहे हैं। जब पूरा इलाका उनके ग्रिप में आ जाएगा, सब रोटी के लिए, भोजन के लिए जब तरसेंगे, तब उसके बाद जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है जल जंगल जमीन पर वहां भी कब्जा करेगा। यही कोशिश झारखंड में होनी है और झारखंड में इसके लिए पूरी तैयारी में जुटे हैं। जनता उनके खिलाफ है। जनता जान रही है कि ये इनकी कोशिश किसी तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटाना है, उतारना है, और इस कोशिश के खिलाफ जनता एकजुट हुई है। और ये वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड बता रहा है, आदिवासी इलाकों में वोटरों की जो एकजुटता है वो बता रही है कि इंडिया गठबंधन आ रहा है। लेकिन इसके लिए रुकावट पैदा करने के लिए जो गलत तरीके हैं, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, उसकी भी आशंकाएं हमें दिखने लगी हैं। वोट परसेंटेज में हर घंटे सुबह से आप देख सकते हैं 3 बजे तक 7.41% का वोटिंग रेट जो है पर आवर चला है, लेकिन अंतिम 2 घंटे में ये गायब हो गया। अंतिम 2 घंटे में जहां 14.5 या 15% के करीब वोट कम से कम आने चाहिए थे, वो 7% के आसपास रह गया। इसका मतलब है कि वोट जो है वो घटा है। तो कहां गया है इसका हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल से हटा नहीं जा सकता, इस सवाल को बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की और बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा और हम लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला वोटर ज्यादा रुचि ले रहे, इसलिए जेएमएम को अधिक वोट पड़ा है। किशन कुमार खिस्कू जी लिख रहे हैं। जलेश्वर बैडिया जी लिख रहे हैं, एक बीजेपी के फर्जी आईटी सेल आ गया है, उसके कमेंट को देखना पता चल जाएगा भाई लोग, इस तरीके से। हर्षित जी लिख रहे हैं, व्हाट अबाउट 70C फॉर्म। ये थोड़ा मैं पहले चला गया, ये प्रतिक्रियाएं मैं पढ़ चुका था, मुझे लगता है अभी हाल की प्रतिक्रियाएं ने जल्दी वाले। तो इन सब की बातों में ना आइए सर, जेएमएम आएगा ये कह रहे हैं।
ये हम आएगा, ये जनता चाह रही है, ये बात तो हम बता रहे हैं। वोटिंग का परसेंटेज का ट्रेंड भी बता रहा है, रुझान भी बता रही है, और सब सभी जगह से ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है। एक जी मेरा सुबह पाठ होता है 5 बजे, नॉट गुरु वाणी का, अच्छा पाठ होता है। ये सारी प्रतिक्रियाएं आपस में चल रही हैं। मुझे अगर कोई महत्वपूर्ण सवाल लगेगा तो मैं जरूर लूंगा। और आप बाकी जो जो इस बहस को, बातचीत को आगे बढ़ाए, ऐसी प्रतिक्रिया का हमें निश्चित रूप से इंतजार रहता है। आपके सवाल का भी हम जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है, जिसको हम फोकस करना चाहते हैं, आज बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हो सकती थी, बहुत सारी सभाएं हुई, झारखंड में सभाएं हुई, राहुल गांधी की सभा महाराष्ट्र में हुई, और शरद पवार की लगातार सभाएं हो रही हैं, सभाएं लगातार हो रही हैं, बात हो रही हैं, नैरेटिव्स बन रहे हैं, छात्रों का आंदोलन है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमने उसमें से इस बात को सबसे महत्वपूर्ण माना कि ये पता लगाया जाए, ये पूछा जाए, ये सवाल रखा जाए कि झारखंड में 10% प्लस वोट गए तो कहां गए। ये सवाल पूछा जाए, और इस सवाल को मजबूत करना है तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को पकड़ लेना चाहिए इस सवाल को छोड़ना नहीं चाहिए कि अगले चरण में भी ऐसे ही हालात पैदा हो। इससे बचने की कोशिश करने का वक्त आ गया है। आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शरीक हुए, शिद्दत के साथ शरीक हुए, प्रतिक्रियाओं के साथ शरीक हुए, इसका हमें बहुत ये रहता है, गर्व होता है, और हम आपका बहुत साधुवाद देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए @प्रणाम इंडिया को। अगर आपको ऐसा करने की इच्छा होती है, मन होता है, तो ये आपके ध्यानार्थ है। तो इस बातचीत को यहीं पर विराम देने का वक्त, और आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।